तो लगातार देखिए नेपाल से खबरें सामने आ रही है और जिस तरीके के अभी हालात हैं ऐसे में सेना की गतिविधि बढ़ी और देखिए नेपाल में मंत्रियों का रेस्क्यू भी चल रहा है क्योंकि मंत्री निशाने पर हैं आंदोलनकारियों के। इन मंत्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कल जो हिंसा हुई थी उसके बाद से ये चिंताएं बढ़ी हैं कि सरकार में जो लोग मंत्री रहे हैं वो निशाने पर आएंगे, उनको टारगेट किया जाएगा। मंत्रियों को उनके आवास से अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है। पहले भी हमने बताया था कि केपी ओली के साथ कई सारे मंत्रियों को सेना ने निकाला था, रेस्क्यू किया था। तो जहां जहां जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की कोशिशें चल रही है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप रेस्क्यू की देख रहे हैं, इसी तरीके से सेना अलग अलग जगहों से इन मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को जो सरकार का हिस्सा रहे हैं उनको निकाल रही है। तो गुस्सा, नाराजगी जो थी सरकार से वो मंत्रियों पर भी निकली है और मंत्रियों को भी निशाना बनाया गया है। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विपिन, हम देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स सरकार का जो हिस्सा रहे हैं, हमने ये भी देखा कि पूर्ववर्ती सरकार के जो लोग रहे, चाहे प्रधानमंत्री हों, देवबा से लेके प्रचंड से लेके सभी को निशाना बनाया गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा गुस्से का शिकार हमें दिखे और जो आंदोलनकारियों के हाथ हत्थे भी चढ़ गए वो मंत्री ही थे। वित्त मंत्री का हमने हाल देखा क्या हुआ और अभी भी खबर आ रही है कि सेना लगातार मंत्रियों को ढूंढ ढूंढ के उनको सुरक्षित जगहों पर ले जा रही। बिल्कुल। और आप समझ लीजिए कि इस वक्त हम काठमांडू के उन गलियों में हैं जहां पर कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और कल जो तस्वीरें जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल पिछले 16 सालों में 13 सरकारें यहां पर बदल चुकी हैं। और सरकार जैसे एक थाली की कटोरी होती है कि उस थाली में कटोरियां वही रहेंगी, सिर्फ वो उनकी जगह चेंज हो जाती है। वैसे ही होता, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो मिला जुला कर सरकार, चेहरे वही रहते हैं, मंत्री वही रहते हैं। इसी वजह से चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री हो, मौजूदा मिनिस्टर्स हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व मिनिस्टर्स हो, सबके प्रति नाराजगी थी। और जब सड़कों पर जनसैलाब उतरा तो न सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उन तमाम लोगों को जो पद पर रह चुके हैं, जिनकी पार्टी सरकार में सत्ता में है या जिनकी पार्टी सरकार और सत्ता में रह चुकी है, उन सभी लोगों को निशाने पर लिया गया, उनके परिवारों को मारा गया, उनकी पत्नियों को मारा गया, उनके घर को जला दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि शेर बहादुर देवबा जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके बेटे का होटल है हिल्टन होटल, एक बहुत बड़ा 5 सितारा होटल। उस पूरे होटल को, लगभग 12 से 15 मंजिला होटल है, पूरे होटल, उनकी संपत्तियों को भी नुकसान, टारगेट कर करके नुकसान पहुंचाया गया। उनके इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो मिला जुलाकर वो ये चाहते थे कि नेपाल की सत्ता में रहकर आपने जो अकूत धन दौलत बनाई है, अब हम उसको रहने नहीं देंगे, हम उसको जला देंगे। और सेना के टेक ओवर करने के बाद अभी सड़कों पर शांति है, लेकिन आप कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ वहां तक आपको गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें आपको बंद नजर आएंगी, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। और इस तरह से अभी हालात फिलहाल काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंताजनक हालात है। आज 10 बजे के बाद क्या फिर से जो जेनजी जनरेशन है वो सड़कों पर उतरेगी? क्योंकि अब वो जो चाहते थे वो सारी मांग उनकी पूरी हो चुकी है। केपी ओली शर्मा रिजाइन कर चुके हैं, सारे मंत्री रिजाइन कर चुके हैं, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। इसके अलावा अब सेना ने टेक ओवर कर लिया है, नए सरकार के गठन की प्रक्रिया या अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सारे सरकारी संस्थानों को आग लगा दी है उन्होंने, मंत्रियों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जनता क्या चाहती है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। और कल भी यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री जा चुके हैं, संसद को आग लगा दी गई, सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा दी गई, तो अब उनकी डिमांड क्या है? तो 10 बजे के बाद जब फिर से एक बार मॉब जुटेगा, क्योंकि कल भी इसी तरह की शांति थी सुबह 8 बजे के आसपास, जब कल मैं पार्लियामेंट के सुबह बाहर था, लेकिन 10-11 बजते बजते जब भीड़ आई है, उसके बाद अराजक हो गई भीड़। और उसके बाद वो हुआ जो नेपाल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रवि, बिल्कुल। और जो वीरेंद्र केम है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो और तस्वीरें आप दिखा रहे थे विपिन कि आज शांति है। वीरेंद्र केम जी, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि बालेन शाह, जिनका भी आपने जिक्र भी किया था, युवा नेता है नेपाल में और एक प्रबल दावेदार के तौर पर भी उनको माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री भी वो हो सकते हैं। और आपने बताया था कि जो जेनजी है उस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जब बातचीत होगी। तो अब आपको लग रहा है कि कल से लेकर आज बहुत ही अलग हालात हो गए क्योंकि सेना ने कंट्रोल कर लिया है और स्थिति जल्द सामान्य होगी? बीरेन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। जी, कल रात सेना के वक्तव्य आ जाने के बाद
उसी के साथ साथ रवि लामिछाने का भी वक्तव्य आ गया। रवि लामिछाने ने यह कह दिया कि हम किसी पद पे या किसी जगह नहीं जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे ऊपर केस लगा दिया गया था। पहले मैं केस को कानूनी तौर पे क्लियर करूंगा, उसके बाद ही किसी नेतृत्व या कहीं पे जाऊंगा। तो ये क्लियर हो गया कि रवि लामिछाने सीन से आउट हो गए हैं। उसके बाद रह गया बालन शाह। तो बालन शाह का ये संभव है कि आज बालन शाह वार्ता में जाएंगे और वार्ता में बात होगी। और ये भी कयासें लगाई जा रही है, ये भी खबरें आ रहे हैं कहीं से कि जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं नेपाल के, ठीक है, सुशीला कार्की, जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब सबकी नजरें, सबकी निगाहें उस वार्ता पर टिक गई हैं कि भाई उस वार्ता से क्या निकल कर आएगा, और शायद उसके बाद ही इस चीज को लेकर कहीं कोई कंफर्मेशन आए कि आगे किस तरह की व्यवस्था नेपाल में बन सकती है या बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर।